हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति बाला राठौर, ट्रेनिंग ऑफिसर फ्रॉम NSTIW इंदौर। आज हम CIT's क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। क्वेश्चन 41, देयर आर डैश मार्केट टूल्स इन एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में 4 मार्केट टूल्स होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड अप्रोच इन ISO। इनमें से कौन सा है जो ISO के स्टैंडर्ड मेजरमेंट को या स्टैंडर्ड को अप्रोच नहीं करता है। अगर आपकी टेलर शॉप है या बुटीक है तो वहां पर आपके कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं, जैसे कि आप किस तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस तरह का आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं, आपकी स्टिचिंग प्रोसीजर क्या है, आप मेजरमेंट के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। तो इनमें से जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट को इसमें नहीं लिया जाता है। ये जो है ISO 9001 2015 ये प्रोसीजर है स्टैंडर्ड इन ISO में, जिसके अनुसार गारमेंट की कॉस्ट जो है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। Which among the following term is used to refer the body measurement taken around the circumference of stomach? स्टमक के आसपास यानी स्टमक के चारों तरफ से गोलाई में कौन सा मेजरमेंट लिया जाता है? इसका होगा वेस्ट लाइन। देखो, बस्ट का हम पेट से नहीं लेते, बस्ट से लेते हैं, बस्ट पॉइंट हाइट भी नहीं लेते हैं। वेस्ट के लिए हम मेजरमेंट जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? हम स्टमक यानी कि पेट के चारों तरफ से गोलाई में नाप लिया जाता है, उसे कहेंगे हम वेस्ट लाइन। Which among the following can be optimized by standardized measurement procedure? इन सब में से कौन सा ऐसा है जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अनुसार अनुकूलित यानी कि उसको हम अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं? विच, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी, जिसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट प्रोसीजर के अंदर। तो हम किसे अनुकूल कर सकते हैं अपने अनुसार? टाइम, कॉस्ट और लेबर, तीनों चीजों में हमें अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है या हमारा टाइम को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। कॉस्ट हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कॉस्ट को कम ज्यादा करने के लिए हम उसमें किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं। लेबर हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लेबर कितना और क्या यूज कर रहे हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स इसमें आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन डिजाइन। एक दी गई डिजाइन के लिए आपको कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी? ये किस पर डिपेंड करता है? फिगर, पर्सनालिटी, मेजरमेंट या इंडिविजुअलिटी? विच अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी, यानी कि कौन सा है जो क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करता है? तो इसका आएगा फिगर। व्यक्तित्व यानी कि किसी की पर्सनालिटी या उसका मेजरमेंट हम फिगर का ही लेते हैं, या उस व्यक्ति की व्यक्तिगतता जो भी है उसको छोड़ करके हम क्या देखेंगे? फिगर। फिगर के अनुसार हमें पर्टिकुलर या दी गई डिजाइन के अनुसार कितना फैब्रिक लगना है, ये उस पर डिपेंड करता है। Which among the following term is used to refer to the surface enhancement that are done to the garments? Which among the following term is, कौन सा टर्म है जो यूज किया जाता है सरफेस एनहेंसमेंट के लिए, जो कि गारमेंट्स पर किया जाता है? डेकोरेटिव डिजाइन, गारमेंट डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, ऑल ऑफ दिस? इसका आ जाएगा डेकोरेटिव डिजाइन, क्योंकि हम सरफेस को एनहेंसमेंट करने के लिए, गारमेंट की सरफेस को एनहेंस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो कौन सा टर्म आएगा इसके लिए? डेकोरेटिव डिजाइन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसीजर इन ड्रेस मेकिंग? इनमें से कौन सी प्रोसीजर है जो ड्रेस मेकिंग में यूज नहीं की जाती है? देखिए, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन को बहुत घुमाकर दिया गया है। यानी कि हम जनरली हम सोचते हैं कि नॉट लग जाने से पूरा क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव हो गया है। यानी इनमें से कौन सी प्रोसीजर है जो ड्रेस मेकिंग में नहीं की जाती है? हमें कपड़े की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मतलब हर व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए हमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। उसकी स्ट्रक्चर लाइन, ह्यूमन फिगर, यानी कि उसके फिगर का हमें पता होना चाहिए कि किस तरह की स्ट्रक्चर लाइंस है। मटेरियल का सिलेक्शन भी हमको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है किसकी होती है? गारमेंट प्रोसीजर होती है। और यहाँ पूछा गया कौन सी नहीं है, तो इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो हमें गारमेंट मेकिंग की प्रोसीजर में यूज नहीं करते हैं। इन सबको यूज करके ही हम एक गारमेंट को बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। Which among the following type of seam is used for sewing the lower portion of jeans?
जीन्स का लोअर पोर्शन मतलब मैंने कल भी आपने पहले वाले वीडियो में बताया है कि जो बॉटम लाइन होती है, यानी जो सबसे नीचे जहां पर लंबाई खत्म होती है, उसे हेम लाइन भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमें इसका आंसर होगा हेम्ड सीम, यानी कि हम इसकी बॉटम पर सिलाई लगाएंगे। प्लेन सीम, कप सीम, हेयरलाइन सीम इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ आपको ध्यान देना है, टाइप ऑफ सीम इज यूज फॉर स्विंग द लोअर पोर्शन ऑफ जीन्स। जीन्स के लोअर मतलब क्या होता है, सबसे नीचे, नीचे यानी हेम लाइन, बॉटम लाइन जिसे हम हेम लाइन भी कहते हैं। तो इसका आएगा हेम्ड सीम। Which among the following is a method of double seam that is generally used to hide rough edges? देखो ये हमने इसके पहले के वीडियो में भी देखा हेयरलाइन सीम के टाइम पर कि हम कौन सी मेथड डबल सीम में यूज करते हैं जो कि रफ एजेस यानी किनारों की जो धागे निकल रहे होते हैं डेलिकेट कपड़ों में, उनके रफ किनारों को बंद करने के लिए यूज की जाती है। तो उसके लिए आएगा फ्रंट सीम। फ्रंट सीम में हम क्या करते हैं, पहले हम बिल्कुल किनारे पर हेयरलाइन सीम लगाते हैं सीधी तरफ से, और फिर उल्टी तरफ से हम उसको नॉर्मल सिलाई करते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर होगा आपका फ्रेंच सीम। Which among the following type of seam is generally used on blouse? ब्लाउज में हम कौन सी सिलाई का यूज करते हैं? फॉलोइंग इन सभी दी गई सिलाइयों में से जनरली हम कौन सी यूज करते हैं? फ्रेंच सीम, लेफ्ट सीम, काउंटर सीम, स्लॉट सीम। इसका आंसर है स्लॉट सीम। फ्रेंच सीम हम पूरे में यूज नहीं करते हैं, लेफ्ट सीम का हेवी कपड़ों में यूज किया जाता है, काउंटर सीम का भी यहाँ यूज नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा स्लॉट सीम। ये हमारे 50 क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए।